हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इनसाइट वीडियोस पे, जहां पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए जो भी सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं या जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकें और उसकी जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम प्रोवाइड करा सकें। यही मेरी कोशिश रहती है। अब अभी तक मैंने अकाउंटिंग के बारे में वीडियोस डाल रखे हैं और अब वापस से मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। अगेन इट्स अबाउट अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग। सो इस बार जो अब की वीडियो में हम बात करेंगे वो है अ फ्यू बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, क्योंकि जब हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं ये कुछ बेसिक टर्म्स ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जो है स्लाइड शो शुरू कर दूंगा। तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद और इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ये जो बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं अकाउंटिंग में वो क्या है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इन नोट्स को आप फॉलो करेंगे आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाएंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिल्कुल बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और एक और बात, क्योंकि मैं अकाउंटिंग के ऊपर ही ज्यादातर वीडियोस अभी तक बनाया हूँ, तो इससे मैं ये करूंगा कि व्हाट आई एम थिंकिंग, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे कि वो अकाउंटिंग वाले सारे वीडियोस एक जगह पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपकी अकाउंट्स की एग्जाम्स नजदीक आ रही है, आपको अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसको ब्रश अप अच्छे से कर लेना है, तो फिर आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो बेसिक टर्म है अकाउंट्स में यूज होने वाला, वो है एंटिटी। अब एंटिटी का मतलब क्या होता है? बस सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, बहुत ही बार बार हम ये बात कहते आए हैं कि जब हम एंटिटी के बारे में बात करते हैं और जब हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करते हैं, तब बिजनेस और उसके ओनर्स दो डिफरेंट पर्सनाज है ऑल टुगेदर। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, वो दोनों एकदम सेपरेट अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाकर चलते हैं। तो बिजनेस के अकाउंट्स अलग, ओनर का उससे वास्ता नहीं है, राइट? द बिजनेस is only interested in what transactions it undertakes, in conducting itself. बिजनेस में क्या कैपिटल आ रहा है, बिजनेस से क्या एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, क्या खर्चे हो रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को क्या प्रॉफिट आ रहा है, ये सब बिजनेस के अकाउंट्स में कंसिडर किया जाता है। ओनर के पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये बात हम कब करते हैं? जब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स की बात करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, हम कोई भी कंपनी की अकाउंट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो बिजनेस फर्म है, जो भी बिजनेस फर्म या पार्टनरशिप या एलएलपी या जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वो अपने ओनर्स से, ठीक है, जो जो पर्सन, जो ह्यूमन बींग्स उससे उसके साथ डील कर रहे हैं और उसे कंडक्ट कर रहे हैं, उससे अलग होंगे। तो इसीलिए, और एक और बात इसमें आ जाती है, सेपरेट जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जिसकी हम बात करते रहते हैं कई बार अकाउंट्स में, तो इसीलिए ही वो जो है कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटिटी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ बार बार, एंटिटी ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, वो भी यही बात कहता है। और इसीलिए बेसिक टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप जब अकाउंटिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट, उसे समझने की कोशिश करते हैं, जब आप एकदम बेसिक्स, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए। तभी आप आगे बढ़ के आगे चल के उसमें आप एक्सीलेंट बन पाएंगे। आगे चल के बात करते हैं दूसरे टर्म की। तो ट्रांजैक्शन है दूसरा टर्म। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? समथिंग विच इज अफेक्टिंग सम वैल्यू, एंड इट कैन बी एन एडिशन इन वैल्यू और एन or a deletion in the value. So a transaction is something which will be affecting the financial position of a business. यानी कि ट्रांजैक्शन से क्या होगा? ट्रांजैक्शन से या तो कुछ खर्च हो रहा है, राइट, या फिर कोई बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जिससे कि या तो वैल्यू में अप्रिसिएशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई खर्चा कर रहे हैं, राइट, फॉर अ बिजनेस,
if there is any cost incurred, if there is any expense being incurred, then what's happening? The money, it's getting reduced, right? So that's a depreciation in value, because there's a deduction. Money goes out from the business when there is this kind of a transaction happening, जहां पर कुछ खर्च हो रहा है, तो कुछ खर्च कर रहे हैं यानी कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उससे जो बिजनेस के पास मनी थी या पैसे थे, तो सपोज देयर वाज लाइक एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही ले लेते हैं कि 50,000 रुपए कैश इन हैंड या ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल अमाउंट था, 50,000 ही रखते हैं अपने एग्जांपल में, ठीक है? तो अपने एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000, ठीक है, 50K, ठीक है, ये अपने पास 50K अपने बिजनेस में था। ओके, 50 तो कम लग रहा है, जो भी हो। ओके, एक काम करते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं। ओके, आई होप दिस वुड कम आउट बेटर। ओके, जैसे तो बना दिया। ओके, ओके, 50K, आई होप दिस इज विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। थोड़ा सा बेंड हो गया है, थोड़ा और सीधा करने की कोशिश करते हैं। ओके, स्ट्रेट आ गया, ऑलराइट, बेटर, या दिस इज मोर लेजिबल। आई नो ओ का थोड़ा appears distorted, but yeah, so this is a hypothetical example. So this 50K, अब इसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिया, suppose 10,000, so I spent 10K, right? I spent 10K for something, for the business. So इससे क्या होगा कि मेरी जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू, वो डेप्रिशिएट होके 40 हो जाएगी, राइट? 40, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हुआ, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ कि मेरे पास जो 50,000 रुपीज इन कैश इन हैंड के रूप में था, उससे मैंने 10,000 खर्च किया और 40,000 मेरे पास बची। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई, तो इससे क्या हुआ, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी असर आया है, क्योंकि क्योंकि खर्च हुआ है और मेरे पास जो एसेट की वैल्यू थी वो कम हो गई है। तो इससे जब एसेट वैल्यू में फर्क आता है तो फाइनेंशियल पोजीशन में भी फर्क आ जाता है, राइट? बिकॉज उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डिसाइड होती है। और याद रखिए, मैं फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की नहीं। यानी कि मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में एसेट का आइटम है, और एसेट के आइटम में कमी आना यानी कि हमारे बैलेंस शीट के एसेट के वैल्यू में कमी आई है जब हम कैश की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम कोई और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे कि एडिशन इन द वैल्यू आ गया। सपोज हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने कोई प्रोडक्ट बेचा है और उससे हमें पैसे मिले हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे हाथ में जो कैश आया वो भर गया, राइट? सो सपोज आई मेड सम सेल्स एंड आई मेड 6K, राइट? In effect, I have 46K with me, right? So what happened here? यहाँ पे एडिशन इन वैल्यू हुई, यहाँ पे एसेट वैल्यू बढ़ गई, राइट? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और ये इसे कवर कर रहा है तो मैं इसे यहां से रिमूव करता हूं। यू गॉट माई एग्जाम्पल, राइट? चलिए, ओके, एसेट्स। अब एसेट्स क्या है, इस चीज को बड़ी ही गौर से सुने। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एसेट को समझने में। इसको आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है, हो सके तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। Assets are such economic resources of an enterprise with an ascertainable value and used by the business in their operations. Very simple and very crisp, and इसी में पूरा सार है एसेट का। एसेट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, राइट? एसेट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विद एन असर्टेनेबल वैल्यू। हम एसेट तभी बोल सकते हैं जब हम उसकी वैल्यू असर्टेन कर पाए, यानी डिटरमिन कर पाए। हम किसी भी ऐसी चीज को एसेट नहीं कंसिडर कर सकते हैं जब तक हमें उसकी वैल्यू जो है वो सही से पता नहीं है।
कई बार क्या होता है कि हमें फेयर वैल्यू एस्टिमेशन वगैरह भी करना पड़ता है, बट देन अगेन वहां हम एस्टिमेशन करके भी एक डिटर्मिनेट अमाउंट लेकर बाहर आते हैं। ये नहीं कि हमने एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर लिया, हम कुछ ना कुछ बेसिस ऑफ एजम्पशन लेकर ही उस फेयर वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आपके पास एसेट की वैल्यू एस्टिमेटेड भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर गलती कर रहे हैं। एसेटेनेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो डिटर्मिनेट हो, क्वांटिफाइबल हो इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि एसेटेनेबल वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसे एसेट माना जाता है। और जनरली एसेट जो है वो एक बिजनेस अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी is used by the business for the manufacturing of its products and then selling them in market to make profits. Liabilities, now liabilities ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्लिगेशंस और डेट्स, ठीक है। So these are obligations or debts of an enterprise and they result in outflow of economic resources, ठीक है। तो इससे क्या होता है, liabilities मतलब हमारी कुछ obligation या debt, so we have bought something, right, we have bought something from our supplier, we need to pay them, so we have bought something मतलब obviously raw material वगैरह हमने खरीदा है supplier से, तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ये हमारी डेट है। अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो वो डेट है, वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उन्हें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि हम पैसे उन्हें दे रहे हैं, तो पैसे यानी कि एसेट, कैश इज आवर एसेट। सो एसेट हमने अभी पिछली डेफिनेशन में पढ़ा है, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो यानी कि लायबिलिटीज की वजह से हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आउटफ्लो होती है, ओके। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आउटफ्लो होती है, और लायबिलिटीज जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिटर्स क्लेम्स। जी हाँ, क्रेडिटर्स क्लेम्स रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिटर्स क्लेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर यानी कि जिससे हमने क्रेडिट में सामान खरीदा है, उसे रिप्रेजेंट करती है लायबिलिटी। सो इट्स वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी क्लियर, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया उससे ये बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाती है कि क्रेडिटर तो हमारे एसेट पे अगर क्लेम कर रहा है, वही हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उसे एसेट से ही पेमेंट करना है, हमें उसे कैश देना है, राइट। सो कैश इज आवर एसेट। सो when we have to pay, it's not about when we are paying, but when we have to pay, we have not yet paid, मतलब हम जब पे कर देते हैं तब लायबिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। बट जब तक हम पेमेंट नहीं करते हैं तब तक तो वो क्रेडिटर होता है, ठीक है, तो तब तक लायबिलिटी खड़ी रहती है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल बहुत ही सिंपल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, यानी कि जो पैसा फर्म का ओनर अपने बिजनेस में लगा रहा है उसे हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ने से पहले जरूरी बात, सर ये नोट्स कहाँ से, तो ये नोट्स मेरे अपने बनाए हुए हैं, राइट। मैंने ही ये नोट्स बनाए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं ये नोट्स बना रहा हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है, अगर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, यही वीडियो नहीं, इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने डाले हैं, अगर आपको वो सब क्रिस्प चीजें अगर नोट डाउन करनी है फॉर क्विक रिविजन पर्पसेस, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे भी मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ये वीडियो चलते चलते भी मैं बता दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सीए, सीएस, सीएमए वगैरह जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस लाने के, क्रिस्प नोट्स के साथ में, अगर हो सके तो। और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स बना सकूं, लाइक लाइक पीडीएफ फॉर्म में अगर बना सकूं, तो अगर आपको लाइक बहुत से जो है टीचर्स लोग प्रोवाइड कर देते हैं नोट्स के पीडीएफ कॉपीज वगैरह, तो उससे स्टूडेंट्स को आसानी लगती है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिलहाल अब वापस से अपने इस वीडियो पे वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेल्स, तो सेल्स क्या है, सेल्स मतलब हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हमें जो टोटल रेवेन्यूज अर्न्ड है उसे हम सेल्स बोलते हैं। यानी कि सेल्स मतलब प्रॉफिट नहीं होता, सेल्स मतलब सपोज हमारी गुड्स की जो वैल्यू है जो हमने सेल करी है, सो वी आर सेलिंग
अराउंड 1 लाख रुपीज, ठीक है, ₹1 लाख की हमने सेल करी, तो दिस इज आवर रेवेन्यू, दिस इज आवर रेवेन्यू, ठीक है, दिस इज आवर रेवेन्यू 1 लाख रुपीज। तो यानी कि टोटल सेल हमने जो करी वही हमारी रेवेन्यू है, वही हमारी सेल्स है। रेवेन्यू जो आती है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ, दिस इज दिस इज नॉट एग्जैक्टली टोटल, दिस इज मोर लाइक सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेवेन्यू में सिर्फ सेल्स वाली रेवेन्यू नहीं आती है, रेवेन्यू इंक्लूड सेल्स रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू तो इंक्लूडेड है, प्लस प्लस जो है प्लस अदर इनकम, प्लस अदर इनकम दैट इज कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज एंड एटसेट्रा। यानी कि हमारी सेल्स की जो रेवेन्यू आ रही है उसके साथ साथ ऐड हो जाती है कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट, ऐसी बाकी सारी जितनी भी अदर इनकम है, ठीक है, वो हमारी आ जाती है रेवेन्यू में, ठीक है। तो ये मैं जो 1 लाख की रेवेन्यू की बात कर रहा था, ये तो हमारी सेल्स रेवेन्यू है। इसके अलावा हम कमीशन का अमाउंट देख लेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट देख लेंगे, डिविडेंड्स का अमाउंट, सपोज सब कुछ मिला जुला कर हमारे कुछ 30,000 आते हैं, राइट। तो इन इफेक्ट हमारी जो टोटल रेवेन्यू है, जिसे हम रेवेन्यू कह रहे हैं, REV, बाकी के ENU, तो रेवेन्यू जो है, तो हमारी जो टोटल है ना, टोटल जो टोटल फिगर आ रही है वो आ जाएगी 1.3 लैक्स, ठीक है, 1,30,000 रुपए। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे एकदम मतलब जितने सारे मैं टिक्स दे दूं इधर वो कम हो जाएंगे। तो इससे बहुत समझना जरूरी है कि सेल्स की बात जब हम कर रहे हैं तो सेल्स में जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो तो है ही, प्लस इसके साथ साथ सेल्स रेवेन्यू के साथ साथ और भी बाकी की इनकम भी जुड़ती है जब हमें टोटल रेवेन्यू निकालना होता है फॉर बिजनेस। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस यानी कि वो खर्चे जो हम जो बिजनेस इनकर करता है, हम नहीं, जो बिजनेस इनकर करता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है, वो खर्चे जो बिजनेस इनकर करता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, लाइक डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरीज, लाइट चार्जेस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस वगैरह वगैरह। तो मतलब एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो बिजनेस इनकर करता है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, राइट। तो जो डेप्रिसिएशन वगैरह हो रहा है वो किस पे हो रहा है? मशीनरी पे हो रहा है, मशीनरी बिजनेस यूज कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इट्स बिजनेस। वेजेस जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे यूज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को बिजनेस ने रखा है ऑब्वियसली टू वर्क, सो दैट ह्यूमंस कैन वर्क। सैलरीज भी इसीलिए देता है ताकि वो ऑफिस वगैरह जो संभालते हैं ताकि बिजनेस कंडक्ट कर पाए। जो लाइट चार्जेस, जो वाटर चार्जेस वगैरह हैं वो सब भी इसीलिए रखते हैं। तो ये सब बिजनेस क्यों इनकर करता है? ताकि बिजनेस को रेवेन्यू अर्न कर सके। यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो बिजनेस करने के लिए जो खर्चे आते हैं, राइट, बिजनेस करने के लिए जो खर्चे आते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं, इसे इस तरह भी पुट कर सकता हूं कि बिजनेस कंडक्ट करने के लिए नॉर्मली जो खर्चे लगते हैं, यानी कि आपको अगर बिजनेस कंडक्ट करना है तो ये आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे, तब आप बिजनेस कंडक्ट कर पाओगे, इन द होप्स ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स। अब एक्सपेंडिचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं हैशटैग कर देता हूं, एक्सपेंडिचर, डू नॉट कंफ्यूज विद एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस और ये एक्सपेंडिचर दोनों ही अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर हम कब बोलते हैं? एक्सपेंडिचर तब होता है जब बिजनेस पैसे खर्च करता है या फिर कोई लायबिलिटी इनकर करता है टू गेन सम बेनिफिट, सर्विस या फिर प्रॉपर्टी। सो अब यहां पर क्या बात आती है, यहां पर नॉर्मल एक्सपेंसेस वाली बात नहीं आ रही है कि नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग के लिए आपको अपनी बिजनेस चलाने के लिए एसेंशियल खर्चे जो है, आपको अपनी बिजनेस चलाने के लिए एसेंशियल खर्चे जो है वो करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही है, राइट। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ये खर्चे किए जा रहे हैं ताकि बिजनेस को कोई बेनिफिट मिले, या तो कोई सर्विस मिले या तो कोई प्रॉपर्टी मिले, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स इन द सेंस, यू नो
परचेज ऑफ गुड्स इन द सेंस यानी कि बिजनेस कोई मर्चेंडाइज खरीद रहा है और उसे रीसेल कर रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही यहाँ पे बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है और जरूरी नहीं है वो उसे रीसेल ही करे, हो सकता है वो वहां पर बिजनेस पे यूज के लिए लग जाए, राइट। अब वैसे ही परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ फर्नीचर, ये दो चीजें भी, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे क्या कर रहा है, बिजनेस को एक प्रॉपर्टी मिल रही है, मशीनरी या फर्नीचर, राइट, एक तरह से एसेट मिल रहा है बोल सकते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, बेनिफिट मिल रहे हैं। किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मशीन यूज कर ले, मशीन को बिजनेस यूज करेगा ऑब्वियसली, एंड फर्नीचर भी ऑब्वियसली यूज कर ही सकता है बिजनेस। किस लिए यूज करेगा सर, ऑब्वियसली टू कंडक्ट बिजनेस, बट अगेन दिस इज नॉट अ डेली खर्चा। मशीन रोज रोज बिजनेस नहीं खरीदता है, फर्नीचर रोज रोज नहीं बना रहा होता है। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ पर जब हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम लेमन टर्म्स में एकदम बेसिक खर्चों की बात हो रही है, डेप्रीसिएशन, वेजेस, सैलरीज, राइट। ये तो होना ही है, ये होना जरूरी है, यानी एक्सपेंडिचर वाला, ये डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। ओके, अल्टीमेटली जो है बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, लेकिन ये कुछ जगहों पर फॉर सम वर्ड्स देयर हैज बीन अ डिस्टिंक्शन। मैंने किसी बुक में ये देखा था और इसीलिए मैंने इसे अपने वीडियो में डालना जरूरी समझा। प्रॉफिट, वेरी सिंपली पुट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, यानी कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू, मैंने जो पिछले स्लाइड में बात करी थी, टोटल रेवेन्यू एंड दिस इंक्लूड्स सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, प्लस अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, ये हो गई हमारी रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस की तो हमने बात कर ही ली थी, तो लाइट चार्जेस, लाइट चार्जेस या फिर डेप्रीसिएशन, राइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रॉफिट में आ जाती हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। जब ये टीआर वाली वैल्यू जो है, मैं इसे राइट, तो टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू मैं बोल रहा हूं, जब टोटल रेवेन्यू हमारी एक्सीड करती है एक्सपेंसेस को, इन दिस सिनेरियो हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, राइट। और एक और जरूरी बात, प्रॉफिट का फॉर्मूला ही है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यही बहुत ही बेसिक सी चीज है, जब हमारी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस को एक्सीड करती है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस का जो फिगर है वही हमारे लिए प्रॉफिट है। गेन क्या है, अब समझो इसे, वो प्रॉफिट्स, ठीक है, जो ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन से मिलते हैं which are incidental to the business, such as sale of fixed assets, winning court cases, or an appreciation in asset value and the like, ठीक है। यानी कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं है। हम जो टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल रेवेन्यू की हम जब बात कर रही थी, सेल्स रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, तो उसमें क्या है, उसमें ये सारी चीजें नहीं आती थी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करने से या विनिंग, विनिंग कोर्ट केसेस। सो कोर्ट केस कोई जीत रहा है अगर कोई बिजनेस, तो उससे जो उसे लाभ हो रहा है, उससे जो फायदा उसे मिल रहा है, वो हमारे रेवेन्यू में नहीं आता है, बट वो हमें गेन है, वो हमारा गेन। ओके, तो इसीलिए प्रॉफिट कैलकुलेशन के वक्त ये चीज कंसिडर नहीं की जाएगी, लेकिन इसे गेन माना जाता है। ओके, सेम विद एप्रिसिएशन एंड एसेट वैल्यू, मतलब जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की बात आती है, जब एसेट वैल्यू, एसेट रीवैल्यू होती है और देयर इज एन अपवर्ड रिवीजन, यानी कि कोई एसेट है, कोई फर्नीचर, सॉरी, कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो किसी बिजनेस के लिए वो जो है डिक्लाइन करती है इन वैल्यू, देयर इज डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्रिसिएशन अगर हो जाता है तो उसे भी हम लोग गेन कहते हैं। लॉस क्या है, एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। प्रॉफिट का ठीक उल्टा, यहां पर एक्सपेंसेस एक्सीड करते हैं रेवेन्यू को, ठीक है, एक्सपेंसेस दे एक्सीड रेवेन्यू, ठीक है, या फिर रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस। और यहां पे लॉस का फॉर्मूला, लॉस का जो फॉर्मूला है एल इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसे समझना चाहिए हमें, राइट, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अच्छा, इसमें क्या है, ऑल्सो इंक्लूड्स सच लॉस, ठीक है, सच एज लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड इवन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो फायर से अगर कोई नुकसान हो रहा है, अगर कोई चोरी हुई है, या फिर कोई एसेट की बिक्री हमारी हुई है जिससे हमें लॉस हुआ है, राइट, तो एसेट की वैल्यू कुछ हायर एंड पे थी, बट उससे हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी या फिर बुक वैल्यू थी, जैसे हम बोल सकते हैं, जो बुक वैल्यू थी हमारे एसेट की, उससे हमने अगर कम में बेच दिया है तो हमारा लॉस हुआ है। तो ये लॉसेस भी इंक्लूड होती हैं इस लॉस वाली टर्म में, राइट, इस लॉस वाली टर्म में ऐसी तरह के लॉसेस भी इंक्लूड होती हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मतलब होता है डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आपका 100 रुपए की चीज अगर आपको 80 रुपए में दे रहा है कोई, तो आपको 20 रुपए की डिस्काउंट मिली है, ठीक है। अब डिस्काउंट दो तरह की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो जनरली आपने अकाउंट समझ लिया, क्योंकि इन दोनों को लेकर के काफी बातें होती हैं, काफी बातें इन द सेंस काफी सारे सम्स भी आते हैं, काफी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है, क्या जो बच्चा पढ़ रहा है वो इस बात को समझ रहा है कि नहीं ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है डिस्काउंट्स, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन बट दोनों का एंड एंड पर्पस एंड रिजल्ट जो बोलते हैं वो सेम है, आपको अल्टीमेटली डिस्काउंट मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में फर्क होता है, तो ये देखा जाता है कि ये बच्चा समझ रहा है या नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज एन अग्रीड अपॉन परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। तो सपोज द लिस्ट प्राइस वाज सपोज टू बी रुपीज, जैसा मैंने अभी कहा, ₹100, ठीक है, सपोज दिस इज द एलपी लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर जो बिजनेस यू नो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है 80 रुपए में, ठीक है, 80 रुपए में अगर वो प्रोडक्ट सेल हुआ है, सेल प्राइस, राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जो मिल रहा है वो है 20 रुपए का। अगर इस लिस्ट प्राइस के टर्म्स में बात करें तो 20% इज द अग्रीड अपॉन परसेंटेज। ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, बुक्स में जो है ना 80 रुपीज ही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि 80 रुपीज ही अल्टीमेटली बिजनेस कंसिडर करता है। वो 100 रुपया उसके लिए लिस्ट प्राइस है, वो इसे कंसिडर नहीं करता है, 80 रुपीज को ही कंसिडर करता है। कैश डिस्काउंट क्या है, इट इज गिवन टू एनकरेज पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। कोई लिमिटेड टाइम ऑफर आ गया, राइट, या फिर आपको अपने जो डेटर है उसको एनकरेज करना है कि भैया आप पेमेंट कर दो, तो मैं आपको कुछ कंसिडर कर दूंगा, राइट। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पर सपोज जो जिससे जिसने मुझसे 80 रुपए का सामान खरीदा, उसने मुझे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है 70 रुपए का दिया, मैंने उसे 10 रुपए का कैश डिस्काउंट दे दिया, राइट, CD कैश डिस्काउंट ₹10। यहां पे क्या होगा, ये मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ये 10 रुपया जो है ये मुझे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अब समझ रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट है। लाइक ट्रेड डिस्काउंट में सबको दे रहा हूं, कैश डिस्काउंट जरूरी नहीं मैं सबको दूं, राइट। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो पहले से मैंने सोच रखा है, कैश डिस्काउंट जो है जरूरी नहीं है मैंने उसका परसेंटेज पहले से सोच रखा हो। हाँ, मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह कर ली होगी, मैंने मार्जिन वगैरह देखनी होगी, हाँ मुझे इतना फायदा इतना नुकसान हो रहा है कैश डिस्काउंट देने के बाद, तब भी मैं बहुत पहले से इसे सोच के नहीं रखता हूँ। मैं तभी इसे ऑफर करता हूँ अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरा जो डेटर है, मैं जो जिसने मुझसे सामान खरीदा वो मुझे पैसा नहीं चुका रहा है, और मुझे उससे एनकरेज करना है कि भाई मुझे पेमेंट कर दो, मैं कुछ कंसिडरेशन कर दूंगा, आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा, या फिर आप
10 दिन के भीतर पेमेंट करो तो आपको ये 10 रुपए की छूट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी अ टर्म ऑफ सेल। तो इस केस में हम बोलते हैं कि कैश डिस्काउंट मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, वाउचर क्या है, वाउचर, अच्छा ये जो टर्म है ना वाउचर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है, आप जब आपको, अगर आप स्कूल में हैं तो कॉलेज में जब आप जाएंगे और प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप करेंगे तब आप ऑडिट पढ़ेंगे, तब आपको ये वाउचर समझ में आना चाहिए, वाउचर क्या होता है। तो वाउचर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वेरी सिंपल एंड वेरी क्रिस्प। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके सपोर्ट में जो भी एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट है, इट एक्ट्स एज एविडेंस। क्यों? ऑब्वियसली ऑडिट करने के लिए वो काम आता है, टू सर्टेन कि वो ट्रांजैक्शन हुआ ही है, टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई सेल हुआ, उसकी बिल वगैरह हो गई, मेमो वगैरह हो गए, इनवॉइस वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, इन्हें हम वाउचर्स कहते हैं। गुड्स, तो गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स विच द एंटरप्राइज डील्स इन, वो प्रोडक्ट्स जो एंटरप्राइज या तो बना के बेचता है या फिर रीसेलिंग का काम करता है, जो भी हो, तो गुड्स उन्हें कहते हैं। ड्राइंग्स क्या है, वेरी सिंपली पुट, ड्राइंग्स यानी कि वो पैसे या फिर वो गुड्स जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, ओके। परचेजेस, परचेजेस यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर यूज और सेल। सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स हैं, ठीक है, उन गुड्स के लिए जो भी टोटल पेमेंट कर रहे हैं, जो कर रहा है बिजनेस, उसे परचेजेस कह रहे हैं। सर ये गुड्स कहाँ अल्टीमेटली यूज हो रहे हैं? या तो वो बिजनेस अल्टीमेट यूज कर रहा है या बिजनेस सेल कर रहा है। अल्टीमेट यूज मतलब क्या? अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो क्या करते हैं, आप उसे रीसेल कर देते हैं विदाउट प्रोसेसिंग, ठीक है, विदाउट प्रोसेसिंग सेल कर रहे हैं, इसीलिए फॉर सेल, यानी कि बिजनेस ने परचेज किया अपने सप्लायर से वो कमोडिटी या जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसे उसे प्रोक्योर करने के बाद उसे डायरेक्टली रीसेल कर दिया विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। इन सच केसेस ये परचेजेस में आता है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर सेल, ठीक है। और यूज मतलब जब अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद बेचता है। यानी कि इन इन केसेस में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केसेस में क्या होता है, फॉर यूज यानी कि रॉ मटेरियल खरीद रहा है सप्लायर से, उसे यूज करेगा अपने बिजनेस में, उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के वो बेचेगा, राइट। तो उसके लिए रॉ मटेरियल की परचेजेस की जो अमाउंट है वो कंसिडर की जाएगी। फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न, अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, जिसे उन्हें रीसेल करना है, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, उसकी परचेजेस कंसिडर की जाती हैं। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल्स परचेज जो करते हैं उसकी अमाउंट कंसिडर की जाती है। स्टॉक, इसे स्टॉक इन हैंड भी बोलते हैं, इसे इन्वेंटोरी भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, ये इज अ मेजर ऑफ गुड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, गुड्स, स्पेयर्स, आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। गुड्स मतलब वो गुड्स में ही देख लीजिए, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स आ गए, ठीक है। स्पेयर्स, बाकी जो स्पेयर आइटम्स वगैरह हैं, आइटम्स, सच आइटम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है वो स्टॉक में आ जाते हैं। डेटर्स, और डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने हमसे कोई गुड्स लिए हैं या सर्विसेज ली हैं, ठीक है, क्रेडिट में लिए हैं एंटरप्राइज से, तो बिजनेस एंटरप्राइज से उसने क्रेडिट में अगर सामान खरीदा है, सो दे ओ द पेमेंट, राइट, दे हैव नॉट मेट द पेमेंट येट, देन दे आर कॉल्ड डेटर्स। वेरी सिंपली क्रेडिटर्स, ठीक उल्टा यहाँ पर क्या कर रहा है, बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे सामान ले रहा है किसी से, ठीक है, या फिर उससे कुछ सर्विस ले रहा है, तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, business will pay to them, इसीलिए creditors. So this brings us to an end of our session on accounting, a few basic terms in accounting. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन मैं कह रहा हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए क्या फर्दर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, आपकी क्या सजेशंस है, आपको और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, राइट। और
जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, ताकि आपको और भी ज्यादा किफायती नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें। मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा और भी ज्यादा बेटर कंटेंट लाने के लिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश जारी रहेगी। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाओगे, तभी मैं समझ पाऊंगा और भी ज्यादा अच्छे से कि आपको और क्या चाहिए। आपको कैसी कंटेंट चाहिए मुझसे, एजुकेशनल कंटेंट जो है, और कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादातर आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉमर्स के, तो उसमें मैं कंसिडर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मैं जरूर वीडियोस बनाकर जितने ज्यादा हो सके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो के लिए जो है इतना ही। मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहता था, ज्यादा बहुत ज्यादा यू नो कंसेप्ट लेके आते हैं, अगर बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बातें एक साथ करते हैं तो वो दिमाग में ज्यादातर बैठती नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को एकदम क्रिस्प कंसाइज, एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ बना के रखा। आपको अगर नोट्स नोट डाउन करना है अगर इस प्रेजेंटेशन से या फिर पिछली वीडियोस की प्रेजेंटेशन से, तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम के लिए यूज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप उसको क्विक रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिसको जिनको वीडियोस की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है आपको इमीडिएटली अगर इस वीडियो की इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है, बट प्लीज डू शेयर इट विद दोस स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स आर नियर एंड वुड नीड टू क्विकली रिवाइज द कांसेप्ट्स। तो बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप सभी से, और आगे चल के बात करेंगे। आगे मैं देखूंगा कि सिर्फ अकाउंट्स के बारे में अभी तक बात करी है, तो आगे देखते हैं कौन सा और नया सब्जेक्ट मैं ला सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।